महान चोर की कहानी। ये कहानी एक रामपुर नाम के गांव से शुरू होती है, जहां एक छोटे से घर में एक अनाथ लड़का रहता था, जिसका नाम टिल्लू था। टिल्लू एक समझदार और होशियार लड़का होता है। उसका ना तो कोई दोस्त होता है और ना कोई रिश्तेदार, और उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। वो बस गांव में इधर उधर घूमता और लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे ऐसा करना पसंद था। एक दिन जब वो इसी तरह घूमने निकला तो उसने अपने पड़ोसी श्याम काका को देखा, जो जमींदार से बात कर रहे थे। तुम्हारा कोई पैसा नहीं है मेरे पास। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो तुझे और तेरे परिवार को गांव से बाहर फेंकवा दूंगा, समझा? ऐसा मत कहिए साहब। क्या आपको याद नहीं, जब आप शहर गए थे तब मैंने पूरे 4 महीने तक बिना पगार लिए आपके खेतों में काम किया, मेहनत की, खेतों का ध्यान रखा। क्या आप भूल गए? हाँ, भूल गया। नहीं है मेरे पास तेरा कोई पैसा वैसा। अगर दोबारा तूने कभी इस तरह मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमींदार साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरी बिटिया पिछले 7 दिनों से बहुत बीमार है। मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो जाकर कहीं भीख मांग, चल हट। फिर जमींदार वहां से चला जाता है। टिल्लू उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। फिर टिल्लू श्याम के पास जाता है। श्याम चाचा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी सरला बहुत बीमार है। मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने जमींदार के खेतों में काम किया था। उसने कहा था कि शहर से वापस आकर सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन अब पैसे देने से मना कर रहा है। पता नहीं बेटा, इन अमीर लोगों को हम गरीबों को सताने में क्या मजा आता है। आप फिक्र मत करो चाचा, आपकी बेटी सरला को कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आप उन पैसों से सरला के लिए दवाई ले लेना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो पैसे तो तुम्हारे पिताजी के बीमा के हैं। बेटा, 3 साल हो गए तुम उन पैसों से ही अपना गुजारा कर रहे हो। अब तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं है। तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? और मैं वो पैसे जल्दी लौटा भी नहीं पाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है चाचा। अगर पिताजी आज जिंदा होते तो वो भी यही करते। इस वक्त इन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है। अब बस और कुछ नहीं, आप चलिए मेरे साथ। फिर वो दोनों टिल्लू के घर की तरफ चल पड़ते हैं। ये लो चाचा, अब जल्दी से जाकर दवाई ले आओ। शुक्रिया बेटा। अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। इतना कहकर श्याम दवाई लेने चला जाता है। कुछ देर बाद टिल्लू सोच में पड़ जाता है। मैंने सारे पैसे श्याम चाचा को दे दिए। अब मेरे पास थोड़े पैसे ही बचे हैं। मुझे अब कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन गांव में नौकरी मिलना मुश्किल है। एक काम करता हूँ, शहर जाता हूँ, वहां कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। 2 दिन बाद टिल्लू अपने बचे कुचे पैसों के साथ शहर चला जाता है। शहर पहुंचने के बाद अब टिल्लू को नौकरी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो टैक्सी के किराए में चले गए। शहर पहुंचने के बाद टिल्लू यहां वहां घूमता रहता है। नौकरी की तलाश में वह कभी किसी शॉपिंग मॉल में जाता, कभी किसी होटल में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। उसी शहर में एक वीआईपी फास्ट फूड रेस्टोरेंट होता है, जिसके मालिक का नाम मदन होता है। बेटा, इस बूढ़े को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ओए बुड्ढे, ये रेस्टोरेंट तेरे बाप का है क्या? चल निकल यहाँ से। ऐसा मत कहो बेटा, मैं पिछले 2 दिन से भूखा हूँ। मुझे बचा हुआ खाना ही दे दो। अबे जाता है या पुलिस को बुला लूं? अरे नहीं, ऐसा मत करना, मैं जा रहा हूँ। मदन बहुत ही खड़ूस होता है और उसे गरीब लोगों से सख्त नफरत होती है। कुछ देर बाद टिल्लू घूमते हुए मदन के रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है। एक बार इस रेस्टोरेंट में भी ट्राई करता हूँ, शायद बात बन जाए। फिर टिल्लू रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद मदन को लगता है कि उसका कोई ग्राहक आया है। वेलकम सर, बताइए क्या लेंगे आप? अरे नहीं सर, मैं तो आपके पास नौकरी मांगने के लिए आया हूँ। क्या कहा? नौकरी? निकल जाऊं यहाँ से, कोई नौकरी नहीं है मेरे पास। मैं बहुत अच्छा बर्गर, सैंडविच और हर तरह का फास्ट फूड बना लेता हूँ। मेरे पिताजी का छोटा सा रेस्टोरेंट था, मैंने वहीं से सीखा था। मुझे इस नौकरी की जरूरत है, मुझे एक मौका दीजिए। लगता है मेरी बात तुझे समझ नहीं आई। अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जा, वरना धक्के मारकर बाहर निकालूंगा तुझे, समझा? मदन उसे खरी खोटी सुनाता है। टिल्लू को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन टिल्लू शांत रहता है और चुपचाप वहां से जाने लगता है।
पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। सुबह से बस भिखारी ही आ रहे हैं। फिर टिल्लू वहां से निराश होकर निकल जाता है। ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? इसे सबक सिखाना पड़ेगा। टिल्लू चलते चलते थक जाता है। फिर वो एक बेंच पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करना है। तभी टिल्लू को एक आइडिया आता है। कैसा रहेगा अगर मैं खुद का एक छोटा सा फास्ट फूड स्टॉल लगा लूं? हाँ, मैं यही करूंगा, लेकिन उसके लिए तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब पैसों का इंतजाम कहां से करूं? तभी टिल्लू को याद आता है कि एक बार जमींदार ने उसका घर खरीदने की बात की थी। फिर वो जमींदार को फोन करता है। हेलो जमींदार साहब, मैं टिल्लू बोल रहा हूं। हाँ टिल्लू, बोलो क्या बात है? जमींदार साहब, आप मेरा घर खरीदना चाहते थे, आपको याद है? हाँ मुझे याद है, लेकिन तुमने बेचने से मना कर दिया था। लेकिन अब मुझे पैसों की जरूरत है और मैं अपना घर बेचना चाहता हूं। तो फिर ठीक है, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अभी शहर आया हुआ हूं, मुझे इसी वक्त 25,000 रुपये चाहिए। बाकी के 75,000 आप बाद में दे देना, जब मैं गांव आकर आपको पेपर दूंगा। बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर है, लेकिन 75,000 नहीं, सिर्फ 25,000 अभी और 25,000 बाद में। लेकिन आप तो मेरे घर के 1 लाख रुपये देने को तैयार थे। हाँ, लेकिन उस वक्त की बात और थी। इस वक्त मैं तुम्हारे घर के 50,000 ही दूंगा। बेचना है तो ठीक है, नहीं बेचना तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मुझे मंजूर है। आप 25,000 मेरे बैंक अकाउंट में डाल दो। ठीक है, डाल देता हूं। टिल्लू जानता था कि जमींदार उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, लेकिन उसके पास बस यही एक रास्ता था। फिर टिल्लू उन पैसों की मदद से मदन के रेस्टोरेंट के ठीक सामने सड़क के किनारे अपना स्टॉल लगाता है। आने जाने वाले ज्यादातर लोग टिल्लू की दुकान पर आते हैं उसका बनाया हुआ खाना टेस्ट करने के लिए। अरे भैया, 2 बर्गर पैक कर दो। जी मैडम जी, अभी पैक करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, नई दुकान। जरा हमें भी तो कुछ टेस्ट कराओ। जी सर, बताइए क्या लेंगे आप? बर्गर, मोमोज, सैंडविच, स्प्रिंग रोल और फ्रेंच फ्राइज। एक काम करो, 2 प्लेट मोमोज और 3 स्प्रिंग रोल पैक कर दो। जी सर, बस अभी करता हूँ। और आखिरकार टिल्लू की मेहनत रंग लाई, उसकी दुकान चल पड़ती है। अरे बेटा, 4 बर्गर 2 सैंडविच पैक कर दें जल्दी। जी साहब, अभी करता हूं। ये लीजिए साहब। कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। टिल्लू भी खुश था। लोगों को उसका बनाया हुआ खाना पसंद आ रहा था। उसकी दुकान कभी भी खाली नहीं रहती। हर वक्त कोई ना कोई ग्राहक जरूर होता और वो गरीबों को मुफ्त में खाना भी खिलाता था। एक दिन ऐसे ही जब टिल्लू की दुकान पर कुछ ग्राहक खड़े थे, तब वहां एक आदमी आया और चुपचाप खड़ा हो गया। टिल्लू को वो आदमी थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो कोई ऑर्डर नहीं दे रहा था, बस खड़ा होकर सबको देख रहा था। फिर मौका मिलते ही उस आदमी ने वहां खड़ी एक ग्राहक का पर्स चोरी कर लिया और चुपचाप वहां से खिसकने लगा। टिल्लू ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोला और वो भी चोर के पीछे चल दिया। रुको, वही रुक जाओ। क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? हाँ, मैं तुमसे ही कह रहा हूं, वही रुको। इसी में तुम्हारी भलाई है, समझे? लेकिन बात क्या है भाई? देखो, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। मुझे सब पता है, तुम चोर हो। मैंने सब देख लिया है, कैसे तुमने उस लड़की का पर्स चुराया। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं कोई चोर नहीं हूं, समझे? अच्छा, वो तो पता चल ही जाएगा जब पुलिस तुमसे पूछेगी। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूं। नहीं, ऐसा मत करो। पहले मेरी बात सुनो। मुझे कोई शौक नहीं है चोरी करने का, मेरी मजबूरी है। मेरे ऊपर 3 अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी है। अगर मैं चोरी नहीं करूं तो वो भूखे मर जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। टिल्लू को उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है और वो खुद भी एक अनाथ लड़का था, इसलिए उसे उस आदमी पर दया आ जाती है। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम आगे से चोरी नहीं करोगे। जब भी तुम्हें खाना खाना होगा तो तुम मेरी दुकान पर आ जाना और उन बच्चों के लिए भी ले जाना। ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी कभी चोरी नहीं करूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मजबूरी को समझा। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। अब मुझे चलना चाहिए, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर टिल्लू और वो आदमी दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ दिनों तक सब अच्छा चल रहा था। टिल्लू की दुकान मशहूर हो गई थी।
लोग उसके खाने की तारीफ भी करते और खूब मजे से खाते। मदन सामने से रोज सब कुछ देखता, कैसे टिल्लू दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, और अब मदन के ग्राहक भी टिल्लू के पास जाने लगे। फिर एक दिन रोज की तरह टिल्लू अपनी दुकान पर होता है और वहां ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। सामने से मदन सब कुछ देख रहा होता है। ये कल का आया लड़का मेरा धंधा चौपट कर देगा, जल्द ही इसका इलाज करना पड़ेगा। फिर मदन अपने दोस्त मनोज को फोन करता है। मनोज एक रिश्वतखोर, बेईमान पुलिस वाला होता है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। यार मनोज, तुझसे एक काम है। अरे मदन सेठ, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आज मेरी याद कैसे आ गई? अरे क्या बताऊं यार, मेरा बस एक काम कर दे। किसी भी तरह से मेरे रेस्टोरेंट के सामने से उस फटीचर टिल्लू की दुकान हटा दे। इस काम के लिए मैं तुझे पूरे 10,000 दूंगा। बस इतनी सी बात, समझ तेरा काम हो गया। तू बस मेरे पैसे तैयार रख। टिल्लू अपनी दुकान पर बैठा होता है, तभी वहां पुलिस की कार आती है। कार से मनोज बाहर निकलता है और टिल्लू के पास जाता है। हाँ भाई, तो तू है टिल्लू? जी साहब, मैं हूँ टिल्लू। बताइए क्या खाएंगे आप? अबे मैं खाने नहीं, तुझे खिलाने आया हूँ, वो भी जेल की हवा। समझा? चल थाने बताता हूँ तुझे। साहब, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? तुझे मैं कोई जोकर नजर आ रहा हूँ क्या, जो इतनी दूर से तुझसे मजाक करने आऊंगा? लेकिन मैंने क्या किया है साहब? मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। अबे तेरा खाना खाकर 3 लोग बीमार पड़े हैं, तेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई है। अब चुपचाप शराफत से मेरे साथ चल, वरना तुझे यहाँ से घसीट के ले जाऊंगा। नहीं सर, ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे कोई डर नहीं है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। फिर टिल्लू मनोज के साथ चल पड़ता है। मनोज टिल्लू को पुलिस स्टेशन ले आता है। फिर मनोज टिल्लू पर बहुत सारे झूठे झूठे आरोप लगाता है। टिल्लू बार बार मनोज से कहता है, मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन मनोज उसकी एक नहीं सुनता और उसे 3 महीने के लिए जेल भिजवा देता है। जेल में टिल्लू को उसी सेल में बंद किया जाता है जिसमें वो आदमी बंद होता है जिसकी मदद टिल्लू ने की थी। टिल्लू, तुम यहाँ कैसे? फिर टिल्लू उस आदमी सुरेश को अपनी सारी कहानी सुनाता है, कैसे पुलिस ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाता, लेकिन मैं तो खुद ही जेल में बंद हूं। लेकिन तुमने तो कहा था मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, फिर तुम्हें क्यों जेल में बंद किया? क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस दिन जिस लड़की का पर्स मैंने चुराया था, वो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसकी शिकायत करते ही मानो सारे शहर की पुलिस जैसे सिर्फ मुझे ही ढूंढ रही हो। एक सीसीटीवी कैमरे में मुझे उस पर्स के साथ देख लिया और मुझे यहां पकड़ के डाल दिया। ये सब सुनकर टिल्लू को बहुत दुख होता है और उसके मन में अमीर लोगों के लिए नफरत पैदा हो जाती है। वो लोग जो गरीब लोगों की मदद नहीं करते, उन्हें परेशान करते हैं और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। फिर टिल्लू कुछ सोचकर सुरेश से कहता है, क्या तुम मुझे चोरी करना सिखाओगे? मुझे अब चोर बनना है। लेकिन क्यों? तुम चोर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मैं इन अमीर और बुरे लोगों को सबक सिखाना चाहता हूं और गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूं। मुझे ऐसा वैसा नहीं, एक शातिर और चालाक चोर बनना है। क्या तुम इसमें मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर सुरेश टिल्लू की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उन्हें जब भी ग्राउंड में छोड़ा जाता, तब सुरेश टिल्लू को सब कुछ सिखाता, कैसे बिना आवाज करे चलना है, कैसे चोरी करनी है और कैसे छुपना है। वो सब कुछ उसे बताता है। पूरे 3 महीने तक टिल्लू की ट्रेनिंग चलती है। सुरेश भाई, कल मैं यहां से निकल जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना और आपने मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। टिल्लू जेल से छूट जाता है, लेकिन उसके मन में अमीर लोगों के लिए बहुत गुस्सा था। वो बस यही सोच रहा था, कहां से अपने मिशन की शुरुआत करूं। अरे हाँ, शुरुआत मुझे मदन के घर से करनी चाहिए, लेकिन पहले मुझे अपना भेस बदलना पड़ेगा। फिर टिल्लू अपनी तैयारी में जुट जाता है। टिल्लू चुपके से मदन के घर में घुसता है और उसको एक तिजोरी दिखती है। फिर वो तिजोरी के पास जाता है और जैसा उसे सुरेश ने सिखाया था, वो तिजोरी खोलने में कामयाब हो जाता है। तिजोरी खोलते ही टिल्लू की आंखें फटी रह जाती हैं। उसमें ढेर सारा पैसा होता है। फिर टिल्लू जल्दी जल्दी चुपचाप सारा पैसा एक बैग में भर लेता है और वहां से निकल जाता है।
अगले दिन सुबह जब मदन खाली तिजोरी देखता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। मेरे पैसे कहाँ गए? अरे नहीं, लगता है कोई चोर मेरे सारे पैसे ले गया। जिसने भी मुझे बर्बाद किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन टिल्लू फिर से चोरी करने के लिए निकलता है और इस बार उस रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर की बारी होती है। फिर टिल्लू उसके घर के बाहर पहुंच जाता है और अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद टिल्लू भरे हुए बैग के साथ बाहर आता है और वहां से निकल जाता है। फिर कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। टिल्लू रोज रात को चोरी करने खाली हाथ निकलता और भरे हुए बैग के साथ वापस आता। और अब टिल्लू अपने काम में माहिर हो चुका था। वो बिना कोई सबूत छोड़े अपना काम बहुत सफाई से करता था। टिल्लू दिन भर शहर में घूमता और बुरे लोगों को ढूंढकर रात को उनके घर में चोरी करता। अब पूरे शहर में हर कोई उसकी चर्चा कर रहा था। लोग बस उस मास्क मैन की ही बात कर रहे थे। इसी बीच मास्क मैन को पकड़ने के लिए एक होशियार और ईमानदार पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। उस नए ऑफिसर का नाम विशाल होता है। विशाल कई दिनों तक मास्क मैन की फाइल को बड़े ध्यान से पढ़ता है और वो टिल्लू के चोरी करने के पैटर्न को समझ जाता है। फिर विशाल को एक आइडिया आता है। शंकर, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता चल गया है कि उस मास्क मैन को कैसे पकड़ना है। लेकिन कैसे सर? वो बहुत चालाक है, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने बहुत ध्यान से उसका केस स्टडी किया है। उसने जितने लोगों के घर में चोरी की है उन सभी के खिलाफ एक ही तरह के मामले दर्ज हैं। किसी ने अपने माली की सैलरी नहीं दी तो किसी ने अपने ड्राइवर की। वो ऐसे लोगों को निशाना बनाता है जो अपने नौकरों को परेशान करते हैं। वो कोई मामूली चोर नहीं है, वो एक मिशन पर है। तुम बस एक काम करो, पूरे शहर में अफवाह फैला दो कि एक सेठ शहर में नया आया है जो अपने नौकरों के साथ बुरा सलूक करता है, काम करवा कर उनके पैसे नहीं देता और वो हाउस नंबर 408 में रहता है। लेकिन सर, ये तो आपका एड्रेस है। हाँ, हम उसके लिए वही जाल बिछाएंगे। ठीक है सर, समझ गया। फिर शंकर वहां से निकल जाता है। फिर ये अफवाह पूरे शहर में फैल जाती है और टिल्लू तक भी पहुंच जाती है। फिर टिल्लू रात होते ही उस सेठ के घर की तरफ निकलता है। इस सेठ को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये खुद को समझता क्या है। टिल्लू वहां पहुंचकर देखता है घर में कोई नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है, घर तो बिल्कुल खाली है, यहां तो कोई भी नहीं है। तभी वहां विशाल और शंकर आ जाते हैं जो कोने में छिपकर सब कुछ देख रहे थे। चलो अब बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। अब तुम बचकर नहीं जा सकते। जल्दी से बता दो, तुमने चोरी का सारा माल कहां छुपा रखा है? इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैंने सारे पैसे अनाथ आश्रम, स्कूल और हॉस्पिटल को दान कर दिए। अब आप लोग चाहे मुझे जेल में डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो उन पैसों से कुछ भी कर सकते थे। मेरा बचपन से एक ही सपना था, मैं लोगों के काम आऊं, उनकी सेवा करूं। मैंने गांव से आकर एक छोटा सा फूड स्टॉल भी लगाया था जहां मैं गरीब लोगों को फ्री में खाना देता था। लेकिन मदन और मनोज जैसे लोग किसी को भी भलाई का काम नहीं करने देंगे। फिर टिल्लू विशाल को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। तुम्हारी नीयत साफ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो अपराध है। मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीती होगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं मदन और मनोज को सजा दिलवा कर रहूंगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे। ठीक है सर, अगर आप उन दोनों को सजा दिलाने का वादा कर रहे हो तो मैं भी आपसे वादा करता हूं, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। तुम्हारा तरीका गलत था, लेकिन काम तुमने अच्छा किया है, बस इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तुम जा सकते हो। शंकर, अभी जाओ, मदन और मनोज को अरेस्ट करो। जी सर, अभी जाता हूं। पुलिस मदन और मनोज को गिरफ्तार कर लेती है और टिल्लू वापस अपना फूड स्टॉल चलाने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलत तरीके से पैसा कमाना या दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना कभी भी सही रास्ता नहीं होता। टिल्लू ने अपनी गलतियों से सीखा और फिर अपने कर्मों से साबित किया कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, ईमानदारी और मेहनत से अगर हम किसी भी मुश्किल का सामना करें तो हम सफलता पा सकते हैं।